हेलो विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों कोलाइडी विलीनों के गुणधर्म। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए टॉपिक लिया था कोलाइडी विलीनों की गुणधर्म में सामान्य गुण हमने पढ़ाए थे आपको, और दूसरे नंबर पर हमने आपके लिए जो टॉपिक लिया था वो था गतिक गुण, जिसमें हमने ब्राउनिन गति के बारे में पढ़ा था। तीसरा गुणधर्म हमने प्रकाशिकी गुण लिया था, जिसमें हमने बच्चों टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोलाइडी कणों पर आवेश। इसका कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा। तो हम देखते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होने के कारण ही कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं। इन परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। एक समान आवेश होने के कारण कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण कभी भी एक साथ संगुणित नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मैं बात कहूँ कि ये कोलाइडी विलयन है और इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर अगर धनावेश होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो इनमें सदैव क्या रहेगा बच्चों? प्रतिकर्षण रहेगा। और यदि प्रतिकर्षण बना रहेगा तो उस स्थिति में ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। अब बच्चों, यदि इन कणों पर धनावेश उत्पन्न रहता है तो ये एक धनावेशित कोलॉइड बनाते हैं। यदि इन कणों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो ये ऋणावेशित कोलॉइड बनाएंगे। तो यदि हम परिक्षेपण माध्यम जल ले तो जल परिक्षेपण माध्यम लेने पर हम यहाँ पर दो प्रकार के कोलॉइडों की चर्चा करते हैं, एक धनावेशित कोलॉइड और दूसरा ऋणावेशित कोलॉइड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बोला है पहले उसको लिखेंगे, फिर मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित कोलॉइड के एग्जाम्पल्स कैसे याद करने उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों पर आवेश होने के कारण ही कोलाइडी विलयन स्थायित्व रखता है। इन परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों पर एक समान आवेश या तो धनावेश या ऋणावेश मिलता है। कणों पर एक समान आवेश मिलने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसलिए ये कण कभी भी संगुणित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टूडेंट्स, यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो कोलाइड दो प्रकार के होंगे, एक धनावेशित कोलॉइड और दूसरा ऋणावेशित कोलॉइड। तो स्टूडेंट्स, हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव कोलॉइड एंड व्हाट इज नेगेटिव कोलॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों देखिए, एक तरफ हम ऋणावेशित कोलॉइड लिख रहे हैं, ऋणावेशित कोलॉइड, और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं बच्चों धनावेशित कोलॉइड। स्टूडेंट्स, इसमें हमको एग्जाम्पल्स याद करने रहेंगे।
जैसे मैं आपसे कहूं कि धातुएं, कॉपर, AgAu, इन पर ये ऋणावेशित कोलोइड के रूप में कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात करें तो धात्विक सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड भी ऋणावेशित कोलोइड होते हैं स्टूडेंट, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, और दूसरा है एंटीमनी सल्फाइड। तो धात्विक सल्फाइड भी हम किस कैटेगरी में यूज करेंगे बच्चों? ऋणावेशित कोलोइड की कैटेगरी में यूज करेंगे। इसके बाद में सिलिसिलिक अम्ल, स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला आपको अलग से बता दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पर OH और COOH, इसको हम सिलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इस पर भी ऋणावेश होता है। स्टूडेंट्स के अलावा मिट्टी, मिट्टी भी ऋणावेशित कोलोइड प्रकृति की होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हीमोग्लोबिन, जो रक्त में मिलने वाला रुधिर वर्णक है, हीमोग्लोबिन, वो भी एक ऋणावेशित कोलोइड होता है, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा स्टूडेंट्स अम्लीय रंजक, रंजक होते हैं जिनकी नेचर अलग अलग होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो बच्चों अम्लीय रंजक जैसे कांगो रेड, अम्लीय रंजक जैसे कांगो रेड, ये रंजक का नाम है। ये कांगो रेड भी एक ऋणावेशित कोलोइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम अब एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार से धनावेशित कोलोइड के। धनावेशित कोलोइड के भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम याद रखेंगे। जिस तरीके से हमने धातुएं याद रखी है, तो यहाँ पर धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड या जलयोजित, जलयोजित धातु ऑक्साइड, आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी को याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं Al2O3.XH2, Fe2O3.XH2। स्टूडेंट्स इसमें क्या है? जलयोजित, दिस वन जलयोजित धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड रहा। स्टूडेंट इनके ऑक्साइड को जब जल में मिला देते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, तो आप इसकी जगह पर ये भी याद कर सकते हैं। और FeOH का होल थ्राइस भी स्टूडेंट्स आप याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड ये इसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। स्टूडेंट इसके ऑक्साइड भी, केवल धात्विक ऑक्साइड भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड जैसे TiO2, ये भी धनावेशित कोलोइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कैटेगरी में हमको एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे कि किस पर धनावेश होगा, किस पर ऋणावेश होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक जैसा आवेश है तो उस कोलोइड की प्रकृति, उस कोलोइड विलयन की प्रकृति भी वैसी की वैसी ही बनी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे इसको ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिए टेबल बना के।
ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम इस पर बात करेंगे, इन कोलाइडी कणों पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है इसकी उत्पत्ति का कोई न कोई कारण होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम ले रहे हैं कोलाइडी कणों पर, कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। स्टूडेंट्स, इसके मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है इसका, वो होता है घर्षण विद्युतीकरण द्वारा। ये कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? आप सबको पता है कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम भी है और परिक्षिप्त प्रावस्था के कारण भी है। अगर इन दोनों के मध्य घर्षण होता है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण आप जानते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के पार्ट को कवर करेंगे, टच करेंगे, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, विद्युतीकरण हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। कोलाइडी कण पर या तो धनावेश आ जाता है या ऋणावेश आ जाता है। स्टूडेंट, सेकंड मेथड है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। स्टूडेंट्स, सक्रिय अणु बोले चाहे पृष्ठीय अणु बोले, उसका एग्जाम्पल साबुन या अपमार्जक होता है। अब बच्चों, साबुन या अपमार्जक जैसे सोडियम स्टेरेट जब विघटित होती है तो एक तो स्टेरेट आयन बनाती है, और दूसरा सोडियम धनायन बनाती है। जब पृष्ठीय अणु विघटित होकर आयन बना देते हैं, यदि धनायन विलयन में चला जाए, तो ऋणावेशित आयन संगुणित होकर ऋणावेशित कोलोइड का निर्माण करते हैं। तो ये जितने भी ऋणावेश है ये आपस में संगुणित होंगे और किसका निर्माण कर देंगे, ऋणावेशित कोलोइड का निर्माण कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी पृष्ठीय अणु को विघटन के द्वारा एक आयन को विलयन में पहुंचा दिया जाता है और दूसरा आयन है वो संगुणित होकर ऋणावेशित कोलोइड का निर्माण करता है। देखो, ये दोनों प्रक्रिया इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं तीसरी प्रक्रिया बताऊंगा आपको वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस सिद्धांत को अगर मैं समझाना चाहूँगा तो बिना एग्जाम्पल के मैं लैंग्वेज बोलूँगा तो कोई समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ और उन एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा। देखिए बच्चों, मेरे पास एक यौगिक है FeCl3 और मैंने उसका जल अपघटन किया। क्या किया मैंने? FeCl3 लिया, कोई विद्युत अपघट्य है, और उसका जल अपघटन किया। तो सबसे पहले तो मैं इस FeCl3 का जल अपघटन करके बताऊंगा। तो ये आयरन 3+ और 3 Cl- आयन बनाएगा। लेकिन बच्चों, जब इसका मैं जल अपघटन करता हूं
ये मैं जल अपघटन कर रहा हूँ तो ये FeOH का होल थ्राइस और 3 HCl बनाएगा। याद करिए मैंने संघनन विधि में कहा था कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, लाल रंग का सोल है, कोलाइडी सोल है। बच्चों FeCl3 का विलयन का हमने जल अपघटन किया तो FeCl3 के जल अपघटन से फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बन गया। अब ये सोल इस विलयन में से उस आयन का अपनी सतह पर अधिशोषण करेगा जो आयन इसमें कॉमन होता है, जो जालक में उभयनिष्ठ होता है। अब जैसे मैं कहूं मेरे पास FeOH का होल थ्राइस कोलोइडी सोल बन गया। अब इस पर आवेश आना है तो आवेश विलयन में से विलयन में 2-4 आयन है, लेकिन विलयन में से ये कोलोइडी सोल उसी आयन का अपनी पृष्ठ पर उसी आयन का ये अधिशोषण करेगा जो आयन इसमें पहले से उपस्थित हो। जैसे FeOH का होल थ्राइस है तो इसमें कौन सा आयन उपस्थित है, या तो Fe+3 आयन उपस्थित है या OH- उपस्थित है। और विलयन में कौन कौन सा आयन उपस्थित है, Fe+3 और 3 Cl- उपस्थित है। तो बताइए इनमें से ये कौन सा आयन अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा। स्वाभाविक है, यहाँ भी Fe+3 है, यहाँ भी Fe+3। आगे बात आपको समझ में। तो इस कंडीशन में अगर ये अपनी सतह पर कोलाइडी सोल अपनी सतह पर यदि ये ऐसे धनावेश को अधिशोषित कर लेता है तो इस कोलोइडी सोल की प्रकृति धनावेशित हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी कोलोइडी सोल पर आवेश की उत्पत्ति को दर्शा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे में आपके लिए 4-5 एग्जाम्पल लूँगा जिससे आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनके बारे में लिखेंगे तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखिएगा, टॉपिक डाल लीजिए आप सभी। कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण, कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण, और इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स यह कार्य निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। यह कार्य निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, घर्षण विद्युतीकरण द्वारा। नंबर 1 लिखिए, घर्षण विद्युतीकरण द्वारा। इसमें लिखिएगा बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कण जब एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। सेकंड मेथड लिखिए बच्चों, पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। स्टूडेंट इसमें लिखिए, पृष्ठीय अणु जैसे साबुन, सोडियम स्टेरेट विघटित होकर स्टेरेट आयन व सोडियम आयन बनाती है। स्टेरेट आयन तो विलयन में चला जाता है, सोडियम आयन तो विलयन में चला जाता है
लेकिन स्टीरिक आयन संगुणित होकर ऋणावेशित कोलाइडी कण बनाता है, ऋणावेशित कोलाइडी कण बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आप लिख लीजिए, सोडियम धनायन को विलयन में भेजेंगे और इसको आप संगुणित करके कोलाइडी कण बना देंगे और उस कोलाइडी कण की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित। ये रिएक्शन आप नोट कर लें। और उसके बाद में आप थर्ड टॉपिक स्टूडेंट डाल लेंगे, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, पर याद रखना है, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विलयन में से, विलयन में से किसी एक आयन का अधिशोषण अपनी पृष्ठ पर कर लेते हैं, लेकिन विलयन का वह आयन सोल के आयन के उभयनिष्ठ होना चाहिए, सोल के आयन के उभयनिष्ठ होना चाहिए। अर्थात एक आयन दोनों में एक समान होना चाहिए, इसे ही वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं, इसे ही वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिखें। फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से, फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनता है, जो विलयन में उपस्थित Fe+3 आयन को अधिशोषित करके धनावेशित कोलोइडी सोल बनाता है, धनावेशित कोलोइडी सोल बनाता है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन लिख लीजिए, धनावेशित कोलोइडी सोल बनाता है, ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारा माइंड क्लियर होगा। बिल्कुल एक एग्जाम्पल से हम क्लियर नहीं समझ पाएंगे, और हम एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं तब हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मैंने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का मैंने आधिक्य लिया,
आधिक्य मतलब अधिकता ले ली, जिससे क्या बना स्टूडेंट्स, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षय प्राप्त हो गया, ये सोल बन गया, ये अवक्षय प्राप्त हो गया, साथ में KNO3 बना। तो बताइए बच्चों, ये अवक्षेप या सिल्वर आयोडाइड का सोल बना है, क्लोराइड सोल बना है, तो इस पर कौन सा आवेश आना चाहिए? जो यौगिक हमने आधिक्य में लिया, आयन भी उसी के ही लेंगे। अब आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट कैसे टूटेगा, Ag+ और NO3- में टूटेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा आवेश आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा। तो इस कोलोइडी सोल पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, धनावेशित कोलोइडी सोल। स्टूडेंट्स और भी कैटेगरी हम बना सकते हैं, हम तीसरी कैटेगरी बनाएं, सिल्वर नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य में मिला दें। अब आधिक्य हमने किसका ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य ले लिया। तो स्टूडेंट्स बनेगा तो वही सिल्वर आयोडाइड बनेगा, कोलोइडी सोल। तो ये सोल है हमारे पास, लेकिन स्टूडेंट्स अब हमने आधिक्य किसका लिया, पोटेशियम आयोडाइड का। तो ये कैसा आयनित होता है, K+ और I- में। तो बताइए स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा आवेश आ जाएगा, I-। तो Agi पर I- अगर आता है तो ये कौन सा सोल बना देगा, ऋणावेशित कोलोइडी सोल बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चों, मेरे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है और मैंने उसमें H2S गैस प्रोवाइड की और ये इसका हमने यहाँ आधिक्य ले लिया। आधिक्य कौन सा लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आधिक्य ले लिया। अब इससे आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा और 3 H2 निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, 3H2S रिएक्शन हो जाएगी। अब हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, तो बताओ आर्सेनिक सल्फाइड, अब आधिक्य हमने किसका लिया है, H2S गैस का लिया है, इस गैस को ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित किया है। तो उस परिस्थिति में इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, H2- का आवेश आ जाएगा। H2- का आवेश आएगा तो ये ऋणावेशित है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऋणावेशित कोलोइडी सोल। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम बता सकते हैं कि किस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप 1 by 1 करके ऐसे कैसे नोट कर ले, 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स, इसमें सब कुछ मेंशन है, ज़्यादा डिटेल की नोट नीड, लैंग्वेज लिखने की नीड नहीं रहेगी यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को ऐसे कैसे ही आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति के कारण, मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।